हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी मित्र में। तो एनसीईआरटी की जर्नी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का 8वां चैप्टर। क्या है इस चैप्टर का नाम? शरीर में गति। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? हमारे शरीर में जो मूवमेंट्स होता है ना, जॉइंट्स का मूवमेंट्स, हाथ का, पैर का, सिर का, हर चीज़ को हम लोग देखेंगे यह क्यों हो पाता है। और मनुष्य के साथ साथ थोड़ा बहुत जंतुओं के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करें। बिल्कुल शांत होकर बैठिए। अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकों को तो झपकते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती है। हमारे शरीर में हमेशा मूवमेंट होता रहता है, गति होती रहती है। आज उसी बॉडी मूवमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं। जब आप अपने नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? कौन सा? उंगलियां, हाथ। जब आप पीछे मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तो सिर पीछे की ओर घूमता है। कौन सा भाग? उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर कोई न कोई भाग गति करता है, मतलब शरीर में मूवमेंट होता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के पास, विद्यालय के मैदान में जाते हैं तो हम पैर से मूवमेंट करते हैं, पैर से जाते हैं। चलकर जाते हैं या फिर दौड़कर जाते हैं या फिर कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग जाते हैं। अब देखिए, हम लोग तो मनुष्य का ये गति हमने देखा। यहाँ पर एक देखिए तालिका दिया हुआ है। जैसे गाय कैसे गति करती है? पैर से चलती है। मनुष्य भी पैर से और चलता है। सांप अपने पूरे शरीर से गति करता है। कैसे? रेंग करके। पक्षी किस चीज़ से गति करता है? अपने पंखों से। और कैसे? उड़ करके। कीट कैसे करता है? यह भी रेंग करके अपने पैरों से। मछली अपने फिन से क्या करती है? तैर करके। तो सबका मूवमेंट अलग अलग होता है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी प्रकार गमन करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? यह मूवमेंट होता है चल करके, टहल करके, दौड़ करके, उड़ करके, छलांग मार करके, रेंग करके या फिर तैर करके। इन अलग अलग तरीकों से गति होती है। जंतुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीकों में इतनी अधिक विविधता क्यों? कोई रेंगता है, कोई चलता है, तो वो आगे देखने वाले हैं। वो डिपेंड करता है उस जंतु के बॉडी स्ट्रक्चर पे। अच्छा, जंतुएं तो क्या करती है? गति करती है। क्या पौधे भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं? नहीं करते। परंतु क्या वे किसी दूसरी प्रकार से गति करते हैं? बिल्कुल दूसरी प्रकार से करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि जो क्रीपर्स होते हैं वो क्या होता है, उनका एक निकलता है सूंड टाइप का छोटा सा, और उससे क्या है, पकड़ पकड़ के वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी फैल जाते हैं। मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। अब हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट्स। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने के पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों पर ध्यान देते हैं। क्या आपने विद्यालय में शारीरिक व्यायाम का आनंद उठाया है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए, हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है हम उनमें से कुछ का प्रयास करते हैं। हमारा शरीर कई प्रकार का गति करता है। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकिए। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, आप लोग सब बॉलिंग करते हैं, तो एक काल्पनिक विकेट पर एक हाथ घुमाकर गेंद पर फेंकने का प्रयास कीजिए। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे कंधे वृत्ताकार रूप में यानी गोल घूम जाता है। अब आप पीठ के बल लेट जाइए, अपने पैर और कुल्ले को ऊपर चारों ओर घुमाइए। घूम रहा है? बिल्कुल घूमेगा। इसी प्रकार पैरों के घुटने से मोड़िए। देखिए, मुड़ रहा है? हाँ, मुड़ रहा है। हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों को कंधे तक छूइए। वो भी हो रहा है। हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? बताइए। हाथों को सीधा तान कर नीचे की ओर झुकने का प्रयास करिए। वो झुक पाते हैं? बिल्कुल हो पाते हैं। हम क्या देखते हैं, हम लोग जब गर्दन की गति करते हैं तो क्या घूमता है? हमारा गला घूमता है। अंशतः मुड़ता है या पूरा मुड़ता है? हाँ, मुड़ता है। कलाई में क्या होता है कि हमारी कलाई घूमती है। उंगलियां जहाँ जॉइंट्स होता है वहाँ से घूम जाती है, वहाँ से मुड़ जाती है। तो यह एक लिस्ट है जो कि बच्चों को करने के लिए दिया हुआ है। अब हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जो चारों तरफ घूम जाते हैं हमारे शरीर का, और कुछ ऐसे हैं जो एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, इस चित्र में
एक बच्चा है, उसने क्या किया, उसके हाथ में यहाँ पे एक मान दिया गया है लकड़ी का पट्टा। अब उसको बोल रहा है भाई इसको मोड़ो, मोड़ पा रहा है वो? क्या यह मोड़ पा रहा है? तो इसका जवाब क्या होगा? नहीं मोड़ पा रहा है। अब देखिए हमारा शरीर जो है ना, ऐसा क्यों होता है, क्यों मूवमेंट करता है, क्यों मुड़ता है, और हमारे शरीर का कौन कौन सा हिस्सा मूवमेंट करता है, बताइए। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़कर अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब हम वहीं मुड़वा पाते हैं हमारे शरीर का हिस्सा जहाँ पर दो हिस्सा जुड़ा होता है। जैसे सर देखिए, गर्दन जहाँ जुड़ा होता है वहीं से मुड़ पाता है, हाथ का कोहनी के पास जो जॉइंट्स है वहीं से मुड़ पाता है, उंगलियां जहाँ जॉइंट्स है वहीं पे मुड़ पाता है। यानी जहाँ पर भी दो भाग एक दूसरे से मिला होता है, जैसे कोहनी, कंधा, गर्दन और इसके अलावा अन्य भाग हैं, उन स्थान को जहाँ दो भाग मिलते हैं उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उसे जॉइंट्स बोलते हैं। यानी जॉइंट से ही मुड़ता है। अब कहिएगा कि इस जॉइंट्स पे आखिर क्या होता है कि ये मुड़ जाते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगली और पाद उंगलियों को दबाइए। जब दबाते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है? आपको थोड़ा कड़ा लगता है, हार्ड लगता है, कठोर संरचनाएं होती हैं। वो क्या है? वो हड्डियां हैं। वो जो कठोर संरचनाएं हैं वो क्या है? वो हड्डियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में भी इस प्रक्रिया को दोहराइए। अब इतनी सारी अस्थियां हमारे शरीर में, कितनी, बहुत सारी अस्थियां हैं, बहुत सारी हड्डियां, कितनी हैं? जरा कमेंट करके बताइए। तो अब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता। हड्डियां मुड़ती है? नहीं मुड़ती है। जब हम अपने कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती है, उसमें कितनी अस्थियां होती है? दो अस्थियां होती हैं। हमने यहाँ देखिए इस चित्र में, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? एक अस्थि होती है, और यहाँ से यहाँ तक दोनों अलग अलग होती है, और इस जगह पे दोनों क्या हुए? जुड़ी हुई है। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उस स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, संधि पे क्यों मुड़ पाती है? तो इसके लिए हम लोग जानेंगे अभी कंदुक खल्लिका संधि को। यानी इसको हम लोग कहते हैं कंदुक खल्लिका। समझने में दिक्कत आ रही होगी। इसको आप कह सकते हैं बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट तो अच्छे से समझ में आता है। तो कागज की एक पट्टी को बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छोर कर करके उसमें परे हुए कागज के बेलन को डालिए। देखिए कैसे करना है। देखिए हमने क्या देखा? सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। तो ये जो उजला हिस्सा है ना, ये उजला हिस्सा क्या है? सॉकेट है। उसके बीच में क्या है? एक बॉल डाल दीजिए, और बॉल में क्या हुआ कि एक कुछ हत्था टाइप डाल दीजिए। अब इसको मूवमेंट कीजिए। जब ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं तो ये क्या होता है? मूवमेंट होता है। मतलब सॉकेट में आसानी से मूवमेंट होता है। इस चित्र में यही दर्शाया गया है कि आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं, और गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? कहिएगा हाँ, बिल्कुल घूमती है। अब कल्पना कीजिए कि आपका हाथ जो है ना, बेलन वाला हिस्सा है, यानी ये वाला हिस्सा है हाथ। कौन वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा है। और कटोरी कंधे के उस भाग के समान है, यानी उस जॉइंट्स के समान है जहाँ पे कि वो बॉल के अंदर वो रखा हुआ है। अब एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। जैसे इस चित्र में देखिए, यहाँ पे भी वही दिखाया गया है। क्या यहाँ पर देख रहे हैं? ये जो हिस्सा है ना, ये बॉल वाला हिस्सा हो गया, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका ये हिस्सा यहाँ पे, ये क्या होगा? ये हो गया कटोरी के तरह, और उसी में ये क्या होता है? घूमने लगता है, आराम से घूम पाता है। इस प्रकार की जो संधि होती है ना, वह क्या करती है? वह सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? आराम से खोज सकते हैं। अब अगला देखते हैं धुराग्र संधि। अभी तक हमने कौन सा देखा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारे शरीर में कई जगहों पे होता है। और अगला हम लोग देखेंगे धुराग्र।
धुराग्र भी एकदम खतरनाक वर्ड लग रहा है, तो इसको बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट्स। कहीं कहीं पर अंग्रेजी जो है ना, अंग्रेजी शब्द ज़्यादा आसान लगता है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि। अब देखिए, हमारा जो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि है वह कौन सी संधि है? वो पाइवोटल जॉइंट्स है, धुराग्र संधि है। इसे आप सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है? जैसे कि सॉकेट बॉल संधि जो था उससे यह क्या है? अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें वृत्ताकार रूप में हम लोग घुमा सकते हैं। बॉलिंग करते समय अपने कंधे को पूरा घुमा कि नहीं, कोई भी बॉलर जब गेंद डालता है तो पूरा घुमा लेता है हाथ को, जबकि गले के ऊपर जो सर है उसको ऐसे घुमा सकते हैं, आप नहीं घुमा सकते। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे हो सकती है। अब अगला जो जॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं उसे कहते हैं हिंज संधि। हिंज, अंग्रेजी में भी इसको हिंज ही बोलते हैं। आपके चित्र है यहाँ पे किताब में, सिर वाला चित्र नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। हिंज संधि देखते हैं। घर के अच्छा, हिंज का मतलब क्या होता है? घर में जो कब्जा वगैरह आप देखते हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है? हिंज कहा जाता है। तो घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए, बंद कीजिए, उसके कब्जों को ध्यान से देखिए तो क्या होता है? वो खुलता है और बंद होता है। वो एक ही दिशा में ऊपर की तरफ मतलब खुल जाता है और फिर उसके अपोजिट दिशा में बंद होता है। यहाँ पर उसी के लिए एक क्रियाकलाप को दर्शाया गया है। अब देखिए, हिंज संधि से क्या पता चला कि हिंज एक ही दिशा में गति होने देता है। मतलब कोहनी में भी क्या है? हिंज संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति होती है। इसको गोल गोल घुमाना चाहें तो क्या हाथ को घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते। इस चित्र को देखिए, ये कोहनी का है। ये किसका उदाहरण है? हिंज संधि का। अब जैसे इस चित्र को देखिए, यहाँ से जो हाथ है, इस हाथ को हम लोग क्या करते हैं? ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाइए, सीधा होता है, बस उतना ही हो पाता है दरवाजे की तरह। क्या यह पूरा का पूरा एकदम 360 में घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते। तो हमने कितने तरह का संधि देखा? 3 तरह का अभी तक देखा। कौन कौन सा देखा? हिंज जॉइंट, जो कि ये सामने है कोहनी वाला, और सर वाला देखा जिसको बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट्स, और उसके बाद एक और हमने कौन सा देखा था? बॉल और सॉकेट जॉइंट्स। अब हम लोग देखेंगे अचल संधि। नाम ही है अचल। अचल मतलब क्या? जो चलेगा नहीं, यानी ये क्या होगा? ये होगा फिक्स होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड जॉइंट। देखते हैं यह है क्या? हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उस संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने आगे किया है। ये संधियों पर जो अस्थियां हैं अपने स्थान पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। हमारा सिर जो है ना, बहुत छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनाया, वो एक दूसरे से ऐसे फिक्स है जो हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो इसी को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड या फिर अचल जॉइंट्स कहते हैं। जब अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़ों को सिर से दूर ले जाते हैं। क्या ऊपरी जबड़े को कभी हिलाने का कोशिश किया है? करिएगा तो देखिएगा क्या कि मुंह का निचला हिस्सा तो हिल जाता है, ऊपर वाला हिस्सा फिक्स है, वो हिलता नहीं है। वह जबड़ा कपाल के बीच क्या है? अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा यहाँ पर किया है जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? बताइए। हमारे शरीर को जो इतना बड़ा शानदार लुक देता है ना, वो क्या देता है? यदि आपने गुड़िया बनाना जानते हो, गुड़िया बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? उसका एक ढांचा तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ढांचा का निर्माण करती है कौन? अस्थियाँ। अस्थियाँ हमारे शरीर में ढांचा का निर्माण करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंकाल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंकाल। कंकाल यानी कि स्केलेटन। तो अब बताइए स्केलेटन क्या होता है? यानी शरीर को जो एक ढांचा प्रदान करता है कौन? हड्डियाँ, उसी को स्केलेटन या फिर कंकाल कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रहा आपके शरीर का स्केलेटन, आपके शरीर का ढांचा। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? बताइए। जब हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? बताइए। शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उसकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चला जब हम अनुभव करते हैं।
एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों का आकृति का पता चलता है। यानी यह चित्र कैसे पता चला? यह पता चला किस चीज़ से? एक्सरे करने से। अब यहाँ देखिए एक्सरे वास्तव में कैसा दिखता है? इस तरह से दिखता है, काले रंग का दिखेगा, जिसमें व्हाइट व्हाइट जो हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा जो है ये क्या है? ये हड्डियाँ। यहाँ पर देखिए एक जॉइंट्स है, यहाँ पर भी देखिए कौन सा? हिंज जॉइंट है। टखने और घुटने की संधियों का एक्सरे है। ये क्या है? टखने का, और इधर क्या है? घुटने का है। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उसके प्रत्येक संधि स्थल को मोड़ सकते हैं? देखिए, आप देखिएगा कि उंगली का जितना भी जॉइंट से वहाँ से आप उसे मोड़ सकते हैं। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? तो देखिएगा उसमें कितनी अस्थियां? 3 अस्थियां हैं। अपने हथेली के पिछले भाग को स्पर्श करके अनुभव कीजिए, वहाँ आपको हार्ट दिखाई लगता है? हार्ट दिखता है, इसका मतलब वहाँ पे हड्डियां हैं। क्या आप आपकी कलाई लचीली है? ये अनेक छोटी छोटी हड्डियों से बना हुआ है। यदि इनमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? हमारा हाथ मुड़ नहीं पाता। ये देखिए चित्र, इसमें दिखाया गया कि हाथ में कितने जॉइंट्स। यहाँ देखिए उंगली में, यहाँ भी जॉइंट्स, यहाँ भी, इधर जॉइंट्स ही जॉइंट्स है ना। और जितने जॉइंट्स हैं उन सब जगहों पे आप अपनी उंगलियों को मोड़ सकते हैं। गहरी सांस भरिए और इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष और पीठ यानी अपने छाती और पीठ को हल्के से दबाइए। आप अनुभव कीजिएगा कि वहाँ पे हार्ड है, मतलब क्या है? वहाँ पे अस्थियां हैं। आप उसको गिन सकते हैं, गिनिए। आपकी पसली जो है वक्ष पे, वहाँ पे जो अस्थियां, क्या आप उसको गिन सकते? गिनिए और बताइए कि कितने हैं। अब देखिए ये रहा हमारा पसली का। जब हमारे शरीर का आगे से हिस्सा देखेंगे तो ये क्या है? इस तरह से ही दिखता है। तो ये है हमारा पसली का यानी रिब्स। हम देखते हैं कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी होती हैं। यहाँ देखिए मुड़ी हुई हैं कि नहीं। वे वक्ष की स्थिति एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। ये देखिए बॉक्स टाइप एक रचना हो गई, यहाँ पे ये बॉक्स टाइप रचना है। और इसी शंखरूपी बक्से को पसली पिंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पसली पिंजर कहते हैं। अब पसली पिंजर थोड़ा फिर जटिल नाम लग रहा है, इसको बोल दिएगा आप क्या? रिब केग। ये रिब केग है। अब देखिए इसमें जो ये हिस्सा है ये क्या है? यह मेरुदंड है। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी इसी के अंदर होती है। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुकने और पांव की उंगलियों को छूने के लिए कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की तरफ ले आइए। तो आप देखिएगा किसी के भी पीठ पे बीच में एक लाइन की तरह दिखेगी। उसी संरचना को बोला जाता है क्या? मेरुदंड बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? मेरुदंड, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बैकबोन भी बोलते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी। अब ये रीढ़ की हड्डी जो है ना, इतना लंबा नहीं होता है। ये छोटी छोटी हड्डियों से मिल करके बनी होती है। यह अनेक छोटी छोटी हड्डियों से बना हुआ है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन हड्डियों से जुड़ा हुआ है। यानी पसली पिंजर भी क्या था? यहाँ पर देखिए इसी से जुड़ा हुआ होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या होता है? बताइए क्या होता? हम अपनी पीठ को मोड़ नहीं पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते। आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक पाता? नहीं झुक पाता। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के कहिए। अब हमने देख लिया मेरुदंड, अब हम आगे की देखेंगे। अब क्या बोला? मित्र को बोला कि दीवार को धक्का लगाए। दीवार को जब धक्का लगाते हैं तो क्या होता है? आप देखेंगे कि कंधे के समीप 2 अस्थियां उभर जाएंगी। कंधे के समीप 2 हड्डियां निकल जाती है बाहर। यह होती है कंधे की हड्डी, जो कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, कंधे की हड्डी। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? शोल्डर जॉइंट्स, ये शोल्डर बोन्स। अब यहाँ पर जो शोल्डर बॉइंट्स है, यहाँ पे भी क्या है? बॉल सॉकेट जॉइंट्स है। कौन सा जॉइंट्स है? बॉल सॉकेट जॉइंट्स। ध्यान से देखिए, यह संरचना श्रेणी अस्थियां, यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बात जो आप, अच्छा ये तो हमने देख लिया था कंधे वाला। अब हम आगे देखेंगे अगला चित्र, ये वाला देखिए चित्र। ये जो चित्र दिख रहा है ये क्या है? यह है हमारा श्रोणी अस्थि। श्रोणी यानी क्या? पेल्विक बोन, कुल्हे की हड्डी पेल्विक बोन है।
ध्यान से देखिए, संरचना श्रोणिक अस्थियां हैं और बॉक्स के समान एक संरचना बनाती है। देखिए ये बक्सा के समान लगता है कि नहीं, यहाँ से जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यानी ये पेल्विक बोन जो है ये किसका रक्षा करता है, अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की। यह कुल्हे वाला हिस्सा ऊपर है जिसके सहारे आप बैठते हैं, यानी कुल्हे की हड्डी भी आप कह सकते हैं। अब अगला देखेंगे हम लोग खोपड़ी की अस्थि। खोपड़ी की अस्थि ये वाला रहा। आप लोगों ने ऐसा खोपड़ी देखा है, कहीं देखा होगा, शमशान घाट में भी देखा होगा और कहीं मूवी में देखा होगा कि तंत्रिक लोग इसको रखते हैं ना। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे के मिलने से बनी हुई है, मतलब एक अस्थि नहीं है ये पूरा, इसमें कई छोटी छोटी अस्थियां मिली हुई हैं। ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिवृद्ध करती है। यानी खोपड़ी में क्या रहता है, खोपड़ी में के अंदर रहता है क्या, मस्तिष्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर का हिस्सा। मानव खोपड़ी या अस्कल। अच्छा एक बात बताइए कि इतना कठोर क्यों होता है ये, देखिए, और ये अचल संधि का क्यों बना होता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, मस्तिष्क रहता है। और मस्तिष्क जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर उसमें हल्का सा भी चोट लग जाए तो बहुत नुकसान होता है, इसलिए ये इतना हार्ड होता है और उसी की सुरक्षा करती है। अब देखिए, अभी तक हमने किसका चर्चा किया, हमने कंकाल का चर्चा किया। उस कंकाल के अलावे भी कुछ अंग हैं जो हड्डियों के जितने कठोर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कठोर होते हैं और इन्हें मोड़ा जा सकता है। इसी को उपास्थि कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, उपास्थि। मतलब ये हड्डी के जैसा हार्ड तो नहीं होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और इसको मोड़ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उपास्थि या कार्ट्रेज, कार्टिलेग। इसको क्या बोलेंगे, कार्टिलेग बोलेंगे। अब जैसे कान को देखिए, कान का ऊपरी हिस्सा इस चित्र में दिखाया गया है। वो क्या होता है, उतना हार्ड तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हार्ड होता है। इसको हम लोग मोड़ सकते हैं। यही क्या, यह उपास्थि है, कार्टिलेग है। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि का आभास करते हैं, अनुभव करते हैं, जिसे मोड़ा जा सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं होती है। जब अपने उंगलियों को बीच से दबाने पर कनपली या इसके ऊपर के हिस्से कोई अंतर महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है कि जितना निचला भाग। जैसे यहाँ पर देखिए, निचला भाग था, ऊपर क्या था, ये ऊपर वाला भाग है। ऊपर वाला भाग आपको थोड़ा हार्ड दिखेगा, जबकि नीचे वाला भाग क्या दिखेगा, एकदम सॉफ्ट दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अस्थियाँ तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, उपास्थिति बोलते हैं। उपास्थि ये कार्टिलेग जो कि अभी हमने देखा था। हमारे ने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों, उपास्थियों से मिलकर बना होता है। इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं और उनका एक लिस्ट बना सकते हैं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। और गति करने में हमारा क्या सहायता करता है, जो हमने पढ़ा ये सारी अस्थियां और जॉइंट्स। अब यहाँ पर देखिए, हमारे शरीर सिर्फ हड्डियों से ही गति नहीं प्राप्त करता है, उसके साथ साथ उसको पेशियाँ चाहिए, मांसपेशी भी चाहिए, जिसको हम लोग मसल्स बोलते हैं। यानी मसल्स भी चाहिए, उसके बिना हम लोग गति नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इस चित्र में क्या है, ये बीच में हड्डियाँ हैं और उसके दोनों तरफ का जो हिस्सा है ना, ये क्या है, ये मसल्स है। यह मसल्स भी क्या करता है, मांसपेशी जो है यही गति करने में हमारा सहायता करता है। चलिए, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि ये जो जॉइंट्स है ये कौन सा जॉइंट्स है, बताइएगा कमेंट करके। अस्थियों को इस प्रकार गति करने योग्य कौन बनाता है, वो तो हार्ड होता है, तो कौन बनाता है, अस्थियों को गति करने योग्य बनाता है कौन, मसल्स, पेशी। जब अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इस प्रकार बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं? जब ऊपर की तरफ मोड़ते हैं तो आप क्या देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फूल जाता है। ये नहीं कहते बॉडी बना रहे हैं हम लोग, तो ये जो फूल जाता है ये क्यों फूलता है, ये मसल्स के कारण फूलता है। ये क्या होता है, इसकी लंबाई में जब कमी होती है तो यह संकुचित हो जाता है। आप अपने हाथ को पुनः समान स्थिति में लाइए, ये क्या होगा, यह पुनः संकुचित अवस्था से सीधा हो जाएगा और अपने समान स्थिति में आ जाएगा। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को अपनी ओर, मतलब ऊपर की ओर खींचती है, जिधर यह गति करती है खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए हमें
दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थियां उस दिशा में खिंच जाती है और दूसरी पेशी इससे लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। अब इस चित्र को देखिए, जब हाथ को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं ना, इसमें दो पेशियां गति कर रही हैं। एक पेशी कौन सी है बताइए? एक पेशी है ये वाली और एक पेशी है यहाँ वाली। तो यहाँ वाली क्या होती है, यहाँ पर ये सीधी रहती है और लंबी हो जाती है, जबकि ये वाली क्या होती है, ये संकुचित हो जाती है और संकुचित हो जाती है। तो जो हिस्सा संकुचित होकर फूलती उधर ही हाथ खींच जाता है, हड्डियाँ उधर ही खींचती। देखिए इसका मोमेंट इधर खींच गया। तो मतलब किसी भी हड्डी को गति करने के लिए कितनी मांसपेशी की जरूरत होती है? दो की मांसपेशी, एक सिकुड़ती है और एक और लंबी हो जाती है। अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। यह जो मसल्स है ना हमारे, अब कहिए क्या मसल्स धक्का भी दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मसल्स क्या करती है? वो सिर्फ और सिर्फ खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशी की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक खींचेगी। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों और पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार गति करते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केचुए को। केचुए को देखा है आप लोगों ने? केचुए यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थवर्म बोलते हैं ना। और एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने सब ने बनाया होगा, क्या कि केचुए किसान का मित्र है कैसे? तो आइए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं केचुए को। बगीचे में चलते हुए केचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़ के एक स्याही सोख फिल्टर पेपर पर रखिए और उसकी गति का परीक्षण कीजिए। केचुए को एक कांच की पट्टी के टुकड़े पर टाइल्स पर रखिए और फिर चिकनी सतह पर रखिए, फिर से परीक्षण कीजिए। आप क्या देखेंगे कि जहाँ पर एकदम सॉफ्ट हो जाता है ना हिस्सा, वहाँ पे केचुए की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो केचुए चलता कैसे है? जहाँ पे उबड़ खाबड़ होता है वहाँ तेज चलती है। तो केचुए शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से सटा करके रखे गए अनेक छल्लों से बने प्रतीत होते हैं देखने में, छोटा छोटा छल्ला। ये शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं और इसी के घटने और बढ़ने से यह गति करता है। यह क्या करता है? वह शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है और अग्रभाग को फैलाता है, फिर वह अग्रभाग को पकड़ता है और पीछे को फैलाता है। यानी पहले क्या होगा? आगे के हिस्सा को क्या करेगा? फैलाएगा और पीछे को क्या करेगा? स्थिर रखेगा। फिर पीछे को फैलाएगा और आगे को स्थिर करेगा। इस तरह से जब उल्टा करता है तो यह आगे की ओर बढ़ जाता है। जब अपने शरीर के हिस्से को जमीन के किस प्रकार टिकाता है? वो शरीर के छोटे छोटे सूख बाल, अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग। छोटे छोटे अनेक बाल जैसी स्थितियों जो सूख पेशियों से जुड़े होते हैं और इस सूख मिट्टी में उसे पकड़कर मजबूत बनाते हैं। ये किसकी कहानी थी? ये थी केचुए की। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और उससे शरीर के अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। यानी मिट्टी ही खाता है और मिट्टी ही निकालता है। और यह मिट्टी क्या करती है? यह जमीन को उपजाऊ बना देती। इसीलिए बोला जाता है कि केचुए जो है यह किसान का मित्र है। किसी बगीचे में घोंघा को देखा होगा, पकड़िए अब घोंघा को। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? देखिए ये गोल संरचना है, इसे कवच कहते हैं। यह घोंघे का बाह्य कंकाल होता है, परंतु अस्थियों का बना हुआ नहीं होता है। यह कवच एकक होता है, मतलब एक ही हिस्से का बना होता है। इस कवच को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और इस घोंघे को चलने में इसका कोई सहायता ये कवच नहीं करता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखिए, ये बहुत धीरे धीरे चलेगा और कांच पट्टी को अपने हाथों से अपने सिर से उठाकर कांच के नीचे से उसके चलने को प्रशिक्षण कीजिए। मतलब ऊपर उठाइए और नीचे से देखिए कि वो कैसे चलता है। आप देखिए कवच का छेद खुलने पर अब उसके आसपास एक मोटी मांसल संरचना बाहर आ जाती है, जैसे इस चित्र में देखिए ये रहा मांसल संरचना, ये बाहर आ जाती है। और यह भी ठीक उसी तरह से गति करता है जैसे कि कौन करता है? केचुआ करता है। लेकिन इसकी गति क्या होती है? केचुए से भी धीमी होती है। अब आप कॉकरोच को देखिए। कॉकरोच को जब देखिएगा, तिलचट्टा जब जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, यानी 6 पैर होते हैं। यहाँ चित्र में देखिए ये क्या है? ये 6 पैर होते हैं। यह बाह्य कंकाल भी, और इसके ऊपर क्या है? ये स्केलेटन है, बाह्य कंकाल भी है। इसका जो कंकाल एक दूसरे से बना होता है और इसके ऊपर पे क्या दिख रहा है? ऊपर पे पंख भी होते हैं, 1-2 जोड़े पंख होते हैं और इसकी सहायता से ये क्या करता है? यह गति करता है।
अब इनके जो पैर की पेशियां होती हैं इसको चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टों को उड़ते समय उसके पैरों को गति देती है। अब आते हैं पक्षी। पक्षी कैसे गति करते हैं? आप लोगों को पता है कि पक्षी हवा में उड़ते हैं और भूमि पर भी चलते हैं। बतख तक कुछ हंस जैसे पक्षी हैं जो सिर्फ जल में तैरते भी हैं, यानी उड़ते भी हैं, तैरते भी हैं और चलते भी, क्योंकि इनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। किसका? पक्षियों का। इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, यानी वायु प्रकोष्ठ मतलब क्या समझ सकते हैं? मतलब इसके अंदर वायु भरा जा सकता है, उसके अंदर इतना जगह होती है जिसमें वायु भर जाता है, जिससे कि वो और हल्के हो जाते हैं। अब इनकी अस्थियां हल्की होती है लेकिन मजबूत होती हैं, और पीछे का जो पैर होता है वो चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होता है। अग्रपद की अस्थियां रूपांतरित हो पक्षी का पंख बन गई है, और आगे का जो पैर है वो रूपांतरित हो पक्षी का क्या बन गया है? पंख बन गया है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं और वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रहने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित हो गई हैं और इसको उड़ने में सहायता करता है। चित्र में देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये पंख की अस्थियां हैं, जो कि पहले के समय में क्या था? आगे वाले पैर थे, जो कि अब क्या बन गया है? पंख के रूप में रूपांतरित हो गया। और ये पीछे वाला पैर है जो कि चलने में सहायता करता है। और यहाँ पे जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यह क्या है? यह इतना कंकाल इतना बढ़िया है कि इसके अंदर पक्षी हवा भर लेती है, जिससे यह हल्का हो जाती है। अब आते हैं मछली। कागज की नाव तो आप लोग सबने बना करके पानी में उड़ाया होगा और धक्का दे करके उसको चलाया होगा। देखिए जिसे ये उड़ रही है, ये कैसे चलती है? ये जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है। जब नाव के दोनों सिरों को पकड़ के इस प्रकार धक्का दीजिए कि चौड़ी हो जाए, इस प्रकार नाव क्या होती है? जब चौड़ी होती है तो सरलता से तैरने लगती है। अब हम लोग देखते हैं मछली को। अब नाव की आकृति और मछली की आकृति क्या है? काफ़ी हद तक मिलती है। मछली का सिर, उसका पूंछ और उसके मध्य के भाग की अपेक्षा क्या होता है? पतला होता है। देखिए बीच में क्या है? मोटा है, और दोनों किनारे पे क्या है? यह पतला होता है। तो उसके शरीर को एक खास आकृति प्रदान करती है। इसी आकृति को क्या बोलते हैं? धारा रेखीय कहते हैं, या स्ट्रीम लाइन कह सकते हैं। यानी मछली का शरीर क्या होता है? स्ट्रीम लाइंड होता है। इसकी विशेष आकृति के कारण यह जल इधर उधर बहकर बाहर निकल जाती है और मछली जल में आसानी से तैर लेती है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ता है और पूंछ क्या होता है? विपरीत दिशा में मुड़ती है। इससे इसको गति मिलती है, डायरेक्शन मिलता है। अब यहाँ पर चित्र में देखिए, ये जो है इसका फिन है और पीछे का, और ये रहा फिन। इसकी मदद से ये पानी को क्या करती है? आगे पीछे कर करके ये डायरेक्शन भी लेती है और तैर भी लेती है। यहाँ देखिए मछली में गति कैसे होता है? ऊपर का हिस्सा अलग मुड़ रहा है और नीचे का हिस्सा अलग मुड़ रहा है। इस तरह से ये मुड़ करके टेढ़ा मुड़ करके आगे की ओर बढ़ जाती है। यहाँ भी देखिए सेम। यहाँ देखिए ये इस साइड मुड़ी राइट साइड में इधर, तो चेहरा क्या है? इधर। चेहरा क्या है? इधर बाहर की तरफ, तो ये इधर की तरफ मुड़ी है। यानी एक दूसरे विपरीत करके मुड़ती जाती है और आगे की ओर बढ़ती रहती है। मछली के शरीर का और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रहते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर भी अपने पंखों की तरह ही पैर में क्या करते हैं? फ्लिपर लगा लेते हैं। गोताखोर भी क्या करते हैं? मछली की तरह फ्लिपर लगा लेते हैं, जिससे उन्हें जल में तैरने में सहायता होती है। अब देखेंगे सांप कैसे तैरता है। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है? बोले देखा क्या, डर के भाग जाते हैं हम लोग। तो सांप का क्या होता है ना, सांप में भी रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड होता है, बैकबोन होता है। शरीर की पेशियां क्या होती है? छिन्न और असंख्य होती हैं। बहुत सारी पेशियां होती हैं मांस इसमें, सांप में बहुत सारी। और ये पूरा हिस्सा जो यहाँ से यहाँ तक क्या है? इसमें मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी होती है। चाहे वो दूर ही क्यों न हो, पेशियां मेरुदंड, पसली और त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा हुआ होता है हर जगह जगह पे। इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। जब वो मुड़ती है, मुड़ के आगे की ओर बढ़ती है। इसका शरीर अनेक वलय का बना होता है और धक्का देता है, और यह सांप बहुत तेज गति से चलती है। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों और पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। पहेली और बूझे पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गति संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक कैट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से अनेक प्रश्न पूछे थे कि सभी
शरीर में भिन्न भाग क्यों होते हैं, ये विशेष अंग उन जंतुओं को विशेष गति में किस प्रकार सहायक करते हैं, विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं होती हैं, विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है। तो हमने अभी ये सारी चीज़ें देख लिया है। अब इसको हम लोग समराइज कर लें। चलिए करते हैं। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। अस्थि जो कि बहुत हार्ड होता है, उपास्थि क्या होता है, उससे सॉफ्ट, जैसे कान का ऊपर वाला हिस्सा। यह शरीर का पिंजर बनाता है, स्केलेटन बनाता है और आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसली, वक्ष की हड्डी, कंधे श्रेणी में एकल तथा हाथ पांव की हड्डियों से बना हुआ है, जो हमने भी देखा था। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से गति करती हैं। अस्थियां कैसे गति करती है, वो मांसपेशी के सिकुड़ने में, और एक मांसपेशी नहीं कहते, कम से कम 2 मांसपेशी की जरूरत होती है गति करने के लिए। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। उन संधियों को प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। कौन कौन सा देखा था हमने? देखा था हिंज देखा था, बॉल एंड सॉकेट देखा था, पेल्विस का देखा था। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उसे उड़ने में सहायता करती हैं और पंखों को फड़फड़ाकर उड़ सकते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरते हैं। सांप और शरीर के दोनों एकांतर क्रम में वलय बनाते हैं और भूमि पर बहुत तेजी से चलता है। जैसे सांप नहीं टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है, उसी तरह से ये मछली और सांप दोनों वैसे ही चलते हैं वलय बनाकर। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं, बाह्य कंकाल बनाते हैं। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है। तिलचट्टों को चलने मोड़ने में सहायता करती है। केंचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तारण और संकुचन से होता है। अधः सतह पर सूंक केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करती है। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। तो यह था आज का चैप्टर। क्वेश्चन तो अब बन ही जाएगा। अब देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है सजीव जगत एवं उसका परिवेश। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे क्या है और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है चैप्टर। तो देखेंगे अगला चैप्टर में क्या है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।